स्वागत है हमारी डांगी इतिहास एपिसोड में। आज का विषय है डांगी विक्रमादित्य राजा के बारे में विस्तार से वर्णन हम जानेंगे। विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में एक अद्वितीय ऐतिहासिक पुरुष हुए हैं। उन्होंने विदेशी आक्रमणों से देश को बचाया, शकों के अत्याचार से देश को मुक्त कराया तथा शकों को भारत से खदेड़ फेंका। इसी कारण इन्हें शकारी भी कहते हैं, अर्थात शकों का शत्रु की उपाधि इन्हें मिली। देश में शांति और समृद्धि का राज्य कायम हुआ और यही कारण है कि यह काल अब विक्रमादित्य के कृत्य युग, सत्य युग और स्वर्ण युग से परिभाषित हुआ। राजा विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में एक ऐसे शासक पुरुष हुए हैं जिन्हें उनके शत्रु भी उनके वीरता और दानशीलता का गुणगान करते नहीं थके हैं। उन्हीं के नाम पर भारतीय काल गणना का मापन अर्थात विक्रम संवत प्रसिद्ध है, जिस पे पूरे देश की काल गणना और पंचांग तैयार होते हैं। प्राचीन ग्रंथ कथा सरित सागर के 18वें अध्याय में वर्णित है कि अवंती जनपद में उज्जैनी नाम की एक प्रसिद्ध नगरी थी। उस नगरी को कोई भेद नहीं सकता था। वह धन संपदा से परिपूर्ण था। इस नगरी में महेंद्रादित्य नाम के एक राजा रहते थे। उन्हें गंधर्वसेन भी कहते थे। वे गंधर्वसेन से काफ़ी प्रसिद्ध हुए। वे अति सुंदर तथा दानी और वीर थे। उन्हें 3 रानियां थीं। पहली रानी मदन रेखा, दूसरी रानी सौम्य दर्शना तथा तीसरी रानी सरस्वती थी। तीनों राजा की अति प्रिय तथा अति सुंदरी रानियां थीं, किंतु कोई संतान इन्हें न थी। इससे राजा सदा दुखी रहते थे। पुत्र प्राप्ति हेतु राजा ने इसी कारण अनेक यज्ञ और दान किए। फलतः कुछ ही समय बाद रानी को 10वें माह में एक सुंदर बालक तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया। वह बालक होनहार था। इस कारण राजा ने उसका नाम विक्रमादित्य तथा उपनाम विषमशील रखा। विक्रमादित्य की पहली रानी यह मदन रेखा की कोख से जन्मे थे। इससे जुड़ी मिलती जुलती अन्य कथाएं भी अनेक प्राचीन ग्रंथों में विस्तार से वर्णित है। उसमें गाथा सप्तशती, बृहत कथा, प्रभावक चरित्र, बृहत कथा मंजरी आदि ग्रंथों में ये कथाएं मिलती है। प्रभावक चरित्र ग्रंथ में विक्रमादित्य के पिता का नाम गर्दभिल्य भी लिखा है, जबकि भविष्य पुराण में पिता का नाम गंधर्वसेन ही बताया गया है। गर्दभिल्य नाम उनके अपने वंश परंपरा का परिचायक था। गंधर्वसेन अति विलासी जीवन बिताते थे। वे दिन रात सुरा और सुंदरी में डूबे रहते थे। नर्तकियों के थिरकते पांव और अर्धनग्न शरीर के बीच संगीत में वे
डूबे रहते थे। यह देख उनका महामंत्री अति चिंतित तथा वह मालव संघ पर खतरे की आशंका को भांप लिया था। अतः इसके लिए उसने कुछ उपाय करने को सोचा। उधर महाराज अर्थात गंधर्वसेन के पिता नभोवाहन मृत्यु सज्जा पर पड़े अपने पुत्र की बाट जो रहे थे। उन्हें क्या पता था कि हमारा पुत्र सुरासुंदरी के फेरे में डूबा रहता है। तब महामंत्री ने कड़े शब्दों में युवराज गंधर्वसेन को महाराजा को चलकर उनकी दशा देखने की बात कही। गंधर्वसेन अपने पिता के सामने अपना आचरण सुधारने की कसम खाई और उसने संकल्प लिया कि आवाज़ से मैं यह काज नहीं करूँगा और मैं प्रजा की सेवा में सदा लगा रहूँगा। उस समय गंधर्वसेन की पहली बड़ी पत्नी गुजरात नरेश तमिल तरसी की एकमात्र कन्या मदन रेखा से उत्पन्न पुत्र विक्रमादित्य जो थे, उनकी उम्र मात्र 13 वर्ष की थी। महाराजा संयोग से उसी रात्रि में चल बसे। उज्जैनी अनाथ हो गया। मालव संघ का ध्वज झुका दिया गया। अगले दिन पूरे राजकीय सम्मान के साथ महाराजा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। 13 दिनों तक संपूर्ण नगरी में शोक मनाया गया। 14वें दिन नया गण मुख्य का चुनाव करने के लिए नियमानुसार 5 सारणियाँ सवार आईं। उन्होंने प्रतिष्ठान, उज्जैनी, करकोटक, दक्षिण जयपुर के सम्मानित लगभग 350 प्रतिनिधियों को उज्जैनी नगरी में आमंत्रित किया। गंधर्वसेन की रंगीन दुनिया को जानकर आपस में सभी प्रतिनिधिगण कोई इन्हें युवराज बनाने के लिए पसंद नहीं करते थे। तब महामंत्री के कहने पर कि युवराज गंधर्वसेन महाराज की मृत्यु सज्जा पर पड़े होने के समय कसम खा ली है कि अब मैं भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूँगा और प्रजा के हित में सदा लगा रहूँगा। तब सभासद ने सहमति बनाई और सभी सारणी सवारों ने महामंत्री का सम्मान करते हुए युवराज गंधर्वसेन को गण मुख्य बनने की घोषणा मालव संघ के हित में कर दी। उज्जैनी नगरी गंधर्वसेन की जय जयकारों से गूंज उठी। कुमार विक्रमादित्य उज्जैनी में रहकर ही विद्याभ्यास करना आरंभ किया। कुमार विक्रमादित्य उज्जैनी में रहकर ही विद्याभ्यास करना आरंभ किया। धार नगरी के अधिपति वीर सिंह महाराज का एक पुत्र कालकाचार्य था, जो स्वेच्छा से भगवान महावीर के चरणों में अपना जीवन अर्पित कर जैन भिक्षु बन गया था। उसकी अति सुंदरी बहन सरस्वती को भी जैन सन्यासिनी बना दिया था। एक दिन गंधर्वसेन ने अंतःपुर आते समय रथ से सरस्वती को देखा। उसके अपूर्व सौंदर्य को देखकर वे मोहित हो गए। उससे वे अपने रहम में रखना चाहते थे। अतः
वे कालकाचार्य की बहन जो अति सुंदरी सरस्वती थी, उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए उन्हीं के पिता के वृद्ध एक जैन साथी धर्मचंद जैन की सहायता से साध्वी सरस्वती के सामने अपने यहाँ प्रवचन करने के लिए आमंत्रित किया। आमंत्रण के बाद अंतःपुर में साध्वी को प्रवचन करने के बाद गंधर्वसेन ने विवाह का साध्वी से प्रस्ताव रख दिया। सरस्वती भी उसे स्वीकार कर ली और राजमहल में ही राजसी वस्त्रों और अलंकारों से सुशोभित होकर दुल्हन की तरह सजकर धूमधाम से सरस्वती साध्वी की शादी राजा से हो गई। यह जानकर कालकाचार्य जो उसका भाई था अति चिंतित हो उठा और गंधर्वसेन को बर्बाद करने की योजना बना रखी। उसने मालव संघ को नष्ट करने के लिए अत्याचारी और दुश्मन शकों से संबंध स्थापित किया। शक नरेशों में भूभक नाम का सिंध नरेश, माथुर का शकपति, राजकुल आदि को धर्म प्रसार की जगह राजनीतिक षड्यंत्र में शामिल किया। दूसरी ओर महाराजा गंधर्वसेन नई रानी सरस्वती के रूप लावण्य में डूबे रहे। युवराज विक्रमादित्य अब 19 वर्ष का हो गया। वह अब विशेष अध्ययन के लिए पुष्कर विश्वविद्यालय जाना चाहता था। वह पिता तथा तीनों माताओं से मिला। महामंत्री जी को बुलाया गया। तब महामंत्री जी ने सुझाव दिया कि वह स्थान मालवा क्षेत्र से बाहर है, अतएव मालव संघ के शत्रुओं से खतरा विक्रमादित्य को सदा बना रहेगा। तब युवराज को अपना परिचय गुप्त रखने का आदेश देकर और विश्वविद्यालय का खर्च प्रबंध मध्यमिका निवासी शिवी मित्र के माध्यम से करवाने का महामंत्री को आदेश दिया। विक्रमादित्य अपना नाम भद्रशील रखकर शिवी गणराज्य के क्षत्रिय युवक के रूप में विक्रमादित्य ने पुष्कर विश्वविद्यालय में कुलपति से भेंट कर अनुमति प्राप्त कर ली। कई वर्षों तक अध्ययन किया। इस बीच वह अपने मधुर व्यवहार, शांत स्वभाव, सुंदर शरीर और तेज के कारण सभी सहपाठियों और गुरुओं का अति प्यारा छात्र बन गया। किंतु वीरवर नाम का एक छात्र इससे ईर्ष्या करने लगा। वह एक शोभा नाम की गुर्जर कन्या सहपाठिनी से पराशक्त था। वह उससे शादी करना चाहता था। दोनों एक ही कक्षा में सहपाठी थे। फिर जब भद्रशील का स्वभाव और व्यवहार शोभा देखी तो वह भद्रशील के प्रति आसक्त हो गई और वह जान कर यह कि वीरवर ने भद्रशील की हत्या का षड्यंत्र रच रखा। उसने विश्वविद्यालय के बड़े सरोवर में नौका विहार समारोह का आयोजन किया। इस बीच वीरवर ने भद्रशील को जो नौका दिया वह कमजोर तथा उसमें एक छिद्र करवा दिया। वीरवर तथा शोभा का भाई भद्रसेन के साथ वीरवर था। समारोह शोभा के
नृत्य से आरंभ हुआ। देर रात नृत्य के बाद शोभा विश्राम करने भद्रशील के नौका पर चली। अब आगे का एपिसोड अगले में आप जानेंगे। विक्रमादित्य की 32 पुतलियों का विवरण और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ उसे आप देखेंगे ताकि आगे के एपिसोड में और उस पुतलियों के बारे में आपको विशेष जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।